हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आज है 6 दिसंबर 2024 और स्वागत है आपका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जो जीएस पेपर 2 से लेके 3 तक के एरियाज को कवर करेंगे। पहला आर्टिकल जो आज हिंदू में न्यूज़पेपर में भी आया है कि कैसे फाइनेंस कमीशन को अपने आप को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। जो वो फोकस कर रहे हैं उसमें स्टेट्स को और ज़्यादा शेयर क्यों मिलना चाहिए, इसके ऊपर दलील दी गई है। क्या चेंजेस की ज़रूरत है उसके बारे में बात की गई है। एक आर्टिकल है जो चाइना इंडिया के बॉर्डर पे डिसएंगेजमेंट हुई है, वो किन सेक्टर्स में हुई है, उसमें क्या और क्लैरिटी की ज़रूरत है, उसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, वो भी डिस्कस करेंगे, जहां पर बात की जाएगी ऑयल फील्ड एक्ट के बारे में। और एक अर्बनाइजेशन के ऊपर एक आर्टिकल आया है, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के साथ, जहां पर एक आर्टिकल आया है ऑयल फील्ड अमेंडमेंट के बारे में। आप अक्सर पढ़ते होंगे कि यूएसए ने कई जगह पे ऑयल डिस्कवर किया, रशिया ने ऑयल डिस्कवर किया, पाकिस्तान बार बार क्लेम करता रहता है कि हमें ऑयल मिल गया, हालांकि उन्हें कभी सही में मिलता नहीं है, वो सिर्फ खबर बनाते हैं। चाइना को रिसेंटली कुछ कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई थी, इंडिया में बहुत कम होता है। गोदावरी बेसिन के बाद आपने रेयरली सुना होगा ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि भारत में ऑयल फील्ड के ऊपर ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होती है और भारत मैक्सिमम ऑयल अपना कहाँ से लाता है, विदेशों से। तो ये जो ऑयल वाला सेक्टर है उसको लेकर क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, क्या उसमें और काम करना चाहिए, इकोनॉमी उसकी क्या मॉडलिटीज़ है, वो सारा पॉइंट जो है जीएस पेपर थ्रू 2 का वो इसके अंदर कवर होता है। तो यहाँ पर एक नया बिल आने वाला है, राज्यसभा में टेबल किया जाएगा, जो कि इंडिया में अभी आपको मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन अगर करना है, ठीक है, तो मिनरल्स को एक साथ एक बिल में जोड़ा जाता है। यानी चाहे वो कोल हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, वो सब एक बिल के अंदर ही कवर किए जाते हैं। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई कोल को ना अलग करना पड़ेगा पेट्रोलियम से, मिनरल को अलग रखो और पेट्रोलियम को अलग रखो, यानी ऑयल जो है मिनरल ऑयल उसको अलग करो, क्योंकि हमें उस पर और एक्सप्लोर करना है। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट तब करेगा जब उनके लिए वहां पर इंसेंटिव होंगे। जो अभी मिनरल का एक्ट है वो कुछ ऐसा है जहां चांसेस कम है इन्वेस्टमेंट की, इस चीज में बदलाव करने की जरूरत है। तो इसलिए एक नया बिल लाने की बात की गई है, जो है ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। ये बदलाव करेगा किस बिल में? तो ये बदलाव करेगा जो हमारा माइंस एंड मिनरल एक्ट है 1957 का, उसमें। माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 आने से पहले ओरिजिनली इंडिया में जो बिल था, जो पहले बिल आया था इंडिया का सबसे पहले इस चीज से जुड़ा हुआ, वो था 1948 का एक बिल। 1948 में एक बिल आया था जिसके तहत भारत की जितनी ऑयल फील्ड या माइंस थी या फिर मिनरल थे उसको गवर्न किया जाता था, जो था माइंस एंड मिनरल एक्ट। इस एक्ट में दोनों को अलग अलग रखा गया था कि ऑयल फील्ड को अलग इसके नियम होंगे, माइंस और मिनरल्स के अलग नियम होंगे। देखिए, माइंस और मिनरल्स को अलग उस टाइम में इसलिए रखा गया था क्योंकि इंडिया में कोल बहुत मात्रा में है और कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, तो कोल पे फोकस ज़्यादा था। और इंडिया में ऑयल फील्ड्स वैसे भी कम थे, अगर आप असम और को छोड़ दो तो वैसा कोई बड़ा ऑयल फील्ड इंडिया में नहीं था। तो ये जो मिनरल ऑयल को पहले अलग अलग था ये 1948 में, फिर 57 में एक अमेंडमेंट आई। 57 में अमेंडमेंट आके ये साथ आ गए थे, ठीक है, दोनों को साथ ले जाया गया था। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट दोबारा कोशिश कर रही है कि 1957 के बाद से आज तक जो मिनरल और माइंस का एक्ट है जिसमें दोनों को साथ जोड़ा जाता है, चाहे कोल की बात हो या पेट्रोलियम को, अब उसको अलग अलग करने की जरूरत है ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर पाए। तो इसलिए अब एक डिमार्केशन की बात की गई है जिसमें कि मिनरल ऑयल को अलग से कंसिडर किया जाएगा। जो अभी ऑयल फील्ड बिल होगा ये उसको ठीक करेगा, यानी मिनरल्स को और मिनरल ऑयल को अब अलग अलग तरीके से अलग अलग नियमों के तहत उन्हें कवर किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं? पहला चेंज है मिनरल ऑयल का। इस बिल में मिनरल ऑयल का मतलब कोई भी ऐसा चीज, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो या कुछ भी ऐसा जो नेचुरल गैस हो या लिक्विड हो, जो सॉलिड फॉर्म में यानी मिक्सचर जो हो, उसको अलग से गिना जाएगा। चाहे क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो या पेट्रोलियम हो, इसको ऑयल फील्ड बिल के अंदर कवर किया जाएगा। यानी इसकी एक्सप्लोरेशन के नियम अलग अलग होंगे, इसकी लाइसेंसिंग, इसका जो पूरा एक्सप्लोरेशन का तरीका होगा, क्या उसके लिए फाइन है, क्या प्रोसीजर है, उसको अलग किया जाएगा कंपेयर टू कोल या फिर लिग्नाइट या फिर कुछ और मिनरल आपको करने हैं। मिनरल से ऑयल को, तेल को अलग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, इट विल नॉट इंक्लूड कोल, लिग्नाइट एंड हीलियम, जो कि पेट्रोलियम और कोल के साथ आते हैं, शेल के साथ आते हैं, उनको अलग माना गया है। तो ये कोशिश है माइंस एंड मिनरल एक्ट से पेट्रोलियम को बाहर निकाल के एक अलग से ऑयल फील्ड बिल बनाने की, ताकि दोनों में जो नियम कानून है अलग होने चाहिए। क्यों जरूरत है भाई इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए जरूरत है क्योंकि पेट्रोलियम की लीज, पेट्रोलियम की डिस्कवरी, उसका एक्सट्रैक्शन, उसका डेवलपमेंट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को अब बहुत ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। गवर्नमेंट अपने बल पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। तो वहां पर जो पहले के नियम थे उनमें बदलाव करने के लिए अब पेट्रोलियम लीज की बात की गई है, ठीक है, जहां पर नई तरह से डिफाइन किया जाएगा एक्सप्लोरेशन को, डेवलपमेंट को, प्रोडक्शन को, कैसे उसको मर्केंटाइल किया जाता है, कैसे उसको बेचा जा सकता है, कैसे मिनरल ऑयल को डिस्पोज किया जाएगा, ताकि इन चीज़ों में बदलाव किया जाए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर ये होगा कि सेंटर का जो रोल है वो बढ़ जाएगा।
ठीक है। सेंटर रूल्स बनाएगी कि कैसे ऑयल फील्ड्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, क्या उसके नियम होंगे, ठीक है। तो वो गवर्न करेंगे ग्रांटिंग एंड रेगुलेशन ऑफ पेट्रोलियम लीज। अब एक चीज ये समझो, अभी जो माइंस और मिनरल एक्ट है उसके अंदर ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो अब सीधा सीधा खिसक के ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, माइनिंग और लीजिंग की पावर। तो इसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट बहुत गुस्सा है कि भाई ऐसा करोगे तो ये तो आप सारी पावर घसीट के अपने पास ले जा रहे हो। इसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर और डोमेस्टिकेशन बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम मिनरल्स के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे। जो ऑलरेडी इस एक्ट के अंतर्गत रिलीज दिए जा चुके हैं वो वैसे ही चलेंगे, लेकिन भविष्य में जो है उनमें बदलाव किए जाएंगे ऑयल फील्ड को लेकर। तो इसके अंदर ऑलरेडी एक बदलाव ये किया गया है कि जो अभी बिल है उसमें बात ये करता है कि क्रिमिनल पनिशमेंट है कि अगर आप किसी भी प्रोविजन को तोड़ते हो तो आपको जेल हो सकती है। तो अब जेल को हटा के फाइन डालने की जरूरत की गई कि बोला कि अब 25 लाख तक फाइन होगा और 10 लाख पर डे तक फाइन किया जा सकता है, लेकिन अब इसके अंदर जेल होने का प्रोविजन खत्म कर दिया जाएगा। अब इस चीज को लेकर बहुत विरोध भी हो रहा है। आपको पहले ही समझ आया बदलाव क्या हो रहे हैं। माइंस एंड मिनरल एक्ट को तोड़ के जो ऑयल फील्ड एक्ट है वो अलग निकाला जाएगा पेट्रोलियम के लिए। इसके अंदर जो लीजिंग और रेगुलेशन की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगी। प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, प्लस जो पेनल्टी है वो फाइन के रूप में होगी, ना कि जेल या पनिशमेंट के रूप में। अब इसका क्रिटिसिज्म पहला तो यही है कि ये बिल स्टेट की पावर्स को इंपैक्ट करेगा, क्योंकि इंडियन लॉ के हिसाब से, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से इंडियन स्टेट्स के पास पावर है कि माइनिंग एक्टिविटीज पे वो टैक्स लगा सकते हैं। इस बिल में माइनिंग को तो उनके पास रखा गया है लेकिन पेट्रोलियम को अलग कर दिया गया है। तो इसका मतलब जो चीज एंट्री 50 के अंदर आती थी, माइनिंग वगैरह का काम एंट्री 50 में आता है जो स्टेट लिस्ट में है, उसको वहां से हटा के एंट्री 53 में घुसा दिया जाएगा। यानी एंट्री 50 जो 53 है उसके अंदर जो एंट्री 53 है वो किस लिस्ट में आती है, वो आती है यूनियन लिस्ट में। यानी इसके ऊपर टैक्स लगाने की पावर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दलील ये दी है कि भाई हम तो केवल इसमें पेट्रोलियम ऑयल फील्ड को ला रहे हैं, ना कि माइंस एंड मिनरल्स को। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है भाई अगर ऐसा भी करोगे तो जो पेट्रोलियम फील्ड है उस पर हम टैक्स लगाते, हमारा टैक्स तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको लेकर एक पहला विवाद ये है। दूसरा विवाद ये है कि रेगुलेशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और लिक्विड जो सब्सटेंस जो होंगे पार्लियामेंट के, वो पार्लियामेंट के पास उसकी पावर आ जाएगी। और गवर्नमेंट का कहना है ऑलरेडी पार्लियामेंट के पास इन सबको लेकर कुछ अधिकार है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसका खोलकर अब विरोध करने वाली है। आगे अब इसका और विरोध सुनेंगे। इसके अलावा समस्या यह भी है कि जो इसका एक्सप्लोरेशन होगा, आप उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगी तो पहली बात वो फोकस करेंगे जितना ज़्यादा ऑयल निकल सके, जितना ज़्यादा वो ढूंढ सकें। तो उसके लिए वो एक्सप्लोरेशन या इन्वेस्टमेंट जब भी करेंगे तो क्या वो इन्वायरमेंटल लॉज का पालन करेंगे, कि या क्या वो कहीं भी जाकर बस शुरू कर देंगे चीज़ों को एक्सप्लोर करना, और उससे प्रकृति को जो नुकसान होगा उसके ऊपर क्या रूल होगा। आपने फाइन लगा दिया, बड़ी बड़ी अरबपति कंपनियां हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है फाइन से, 25 लाख या 25 करोड़ रुपए दे देंगे। पर आपको पनिशमेंट तो कम बढ़ानी चाहिए थी, पेनल्टी इंश्योर करनी चाहिए थी कि वो जिम्मेदारी ले। और बाद में जैसे जो हमारे मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, हरदीप पुरी, उन्होंने कहा नहीं, अभी भी जो कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा और हम इंश्योर करेंगे कि प्राइवेट प्लेयर्स इसका दुरुपयोग ना करें। लेकिन जो इस बिल के प्रोविजंस हैं उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा डिस्क्रिशन दिया गया, यानी उनको ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं कि किस तरह से वो ऑपरेट करेंगे। क्योंकि अभी तक ऑपरेट आप अगर गलत तरीके से कर रहे होते तो जो मालिक थे वो जेल जा सकते थे। अब मान लो रिलायंस जैसी कंपनी है, आपको लगता है मुकेश अंबानी को सरकार जेल भेज पाएगी? इन दिस केस अगर ये छोटा मोटा मामला है तो नहीं भेज पाएंगी। तो इसी चक्कर में इन्होंने कहा है कि उसकी जगह फाइन इंट्रोड्यूस किया गया। पर जो लोगों का विरोध है वो यही है कि अगर आप इस पर फाइन करोगे हो सकता है उसका दुरुपयोग करें। तो ये कहानी है। इसलिए बिल में कई सारे प्रोविजंस हैं सेंटर की पावर को या ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम करने के लिए। तो ये ऑयल फील्ड के ऊपर ये बात की गई है कि हम इसमें रूल्स बनाएंगे, अभी इसके ऊपर और विचार किया जाएगा। तो हमने ये समझा कि जो ऑयल फील्ड एक्ट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट ये भी, इंडिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी प्रोजेक्ट किसके पास है? रिलायंस के पास ही है। तो अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे बैठोगे तो कभी आप ऑयल फील्ड्स डेवलप ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये बिल समय की जरूरत के हिसाब से भी है, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो इसी हिसाब से शायद गवर्नमेंट को एक बैलेंस बनाना चाहिए था कि स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस ना हो, क्योंकि बेचारे के पास ऑलरेडी फाइनेंस बहुत कम होता है। ये हो गया ये आर्टिकल। अगले आर्टिकल पे आते हैं जो बात करता है क्या चैलेंजेस हैं फाइनेंस कमीशन के पास और क्यों जरूरी है उनको स्टेट्स को समझना, स्टेट्स की प्रॉब्लम्स को समझना। अब ये पेपर 3 के अंदर आएगा, इंडियन इकोनॉमी और उससे लेकर जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में जो बात की गई है कि फाइनेंस कमीशन को रिसेंटली होस्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने। अब यहाँ ऑब्वियसली डीएमके की सरकार है, अपोजिशन में है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो, तो इन्होंने स्टेट्स की जो बातें हैं उनको सामने रखा है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इंडिया के जो फिजिकल चैलेंजेस हैं, कि जो किस तरह खर्च होगा, कितना पैसा किस राज्य को मिलेगा टैक्सेशन का, इस पर काम करता है। 16 फाइनेंस कमीशन जो भी काम कर रही है उसका एक खास बात यह कि वो जब
16 फाइनेंस कमीशन जब ऑपरेशन में है तो उसको ये भी देखना पड़ेगा कि जो ग्लोबल शिफ्ट है वो किस तरह से हो रहे हैं, किन सेक्टर्स में शिफ्ट हो रहे हैं, कैसे दुनिया में टैक्सेशन और नियम बदल रहे हैं, ट्रेड बदल रहा है। इसीलिए 16 फाइनेंस कमीशन को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो चैलेंज है वो सेंटर से ज़्यादा स्टेट्स गवर्नमेंट के पास है, कि क्योंकि वो लोगों के सामने रहते हैं, दे आर इन फ्रंट ऑफ पीपल, दे आर बेटर डिसेंट्रलाइज, सो दे शुड हैव मोर शेयर ऑफ पावर। उनके पास और पैसा होना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से लोगों को सर्व कर सकें। और अभी ज़रूरत है फाइनेंस कमीशन को कि वो एक बैलेंस बनाए इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन में और इंसेंटिवाइजिंग ग्रोथ में। अब देखो यहाँ पॉइंट ये है, इनका ये कहना है कि जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट है, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जहां पर टैक्स का कलेक्शन भी ज़्यादा है, जहां डेवलपमेंट भी ज़्यादा है, जैसे तमिलनाडु की बात हो गई, कर्नाटका की बात हो गई। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहां पर रिक्वायरमेंट है लेकिन वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल आप बिहार की बात कर लो, आप झारखंड की बात कर लो, उत्तर प्रदेश की बात कर लो, एक बड़ा सेक्टर उसका। तो ये यहाँ पर अपील करता है ये आर्टिकल कि फाइनेंस कमीशन को ध्यान रखना चाहिए कि एक बैलेंस बने बिटवीन इक्विटेबल रिडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर राज्य को उसका हक मिले, लेकिन आप ग्रोथ को भी इंसेंटिवाइज करो ताकि स्टेट को ऐसा लगे हमने अच्छी डेवलपमेंट की तो अगली बार हमें ज़्यादा शेयर ऑफ टैक्सेस मिलेंगे। तो 1951 के बाद से ही फाइनेंस कमीशन जितनी बनती है वो सब अपने हिसाब से अपनी अप्रोच बनाती है कि कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए संसाधन को, कितना फंड स्टेट को दिया जाए, कितना सेंटर को दिया जाए। और अक्सर जो लेस डेवलप्ड स्टेट होते हैं उनको वो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के थ्रू और वर्टिकल डिवोल्यूशन के थ्रू भी पैसा प्रोवाइड करते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब एक तो हो गया सेंटर स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन, और फिर बाकी स्टेट जो है उनके बीच का डिवीजन। तो सेंटर से स्टेट का कितना शेयर होगा वो, और जो जितने अलग अलग स्टेट है उनमें कितना बांटा जाएगा वो, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिवीजन का मतलब ये हो गया। तो यहां पर जरूरी है कि अभी जो ऑब्जेक्टिव्स है, अब जो फाइनेंस कमीशन काम कर रही है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा रियलिटी का। इनका कहना है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन इससे पहले आया था उन्होंने बोला था कि ओवरऑल स्टेट को 41% का शेयर मिलेगा, 41%, लेकिन रियलिटी में जो शेयर मिला वो था केवल 33.16%। ये इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारा टैक्स जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेस के थ्रू करती है, और इन सब वजह से वो पैसा स्टेट के पास नहीं आके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रह जाता है। तो स्टेट जो ज़्यादा लोगों के करीब है, जिनको और ज़्यादा इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, उनको शेयर कम मिल रहा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका शेयर बढ़ना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो रियलिटी है वो ये है कि इनका ऐसा मानना है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयर मिलना चाहिए, 50% डिवोल्यूशन होना चाहिए, जितना टैक्स कलेक्ट होता है उसका आधा जो है वो स्टेट्स को मिलना चाहिए, स्टेट्स की फिस्कल ऑटोनॉमी बढ़ाने के लिए, ताकि राज्य अपने हिसाब से प्लानिंग करके डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सके, अपने हिसाब से पॉलिसी बना सके। तो इनका प्रपोजल है कि आप 50% तक डिवॉल्व करो, उतना शेयर स्टेट गवर्नमेंट्स को दो। और इस चीज को लेकर बातें की गई कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की जब बात आती है कि जब एक तो अपने स्टेट को कितना मिलना चाहिए वर्टिकली, तो 50% तो आपको राज्यों को देना चाहिए। अब राज्यों में किस तरह बंटवारा होगा इस टैक्सेशन का, वहां पर बात आती है हॉरिजॉन्टल डिवीजन की। तो यहां ये बात की गई है जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उससे जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है वो उनको भी फायदा मिले, जो पिछड़ रहे हैं उनको भी फायदा मिले। क्या स्मॉलर नेशनल पाई से लार्जर शेयर मिलना चाहिए लार्जर डेवलप स्टेट को, या फिर एक लार्जर नेशनल पाई बननी चाहिए? इसका मतलब ये होता है, एक नॉर्मल थ्योरी है कि एक तरीका होता है कि आप 10 लोग बैठे हैं, एक केक खरीद के लाए, उसमें सबको बराबर बराबर केक दे दो, केक का टुकड़ा दे दो, कुछ वो एक छोटा सा केक है। या फिर इसको छोड़ो, ये एग्जांपल हटाओ, मान लो एक खेत है, ठीक है, खेत के आप एक खेत है, उसके एक बाप के 4 बच्चे हैं, तो चारों में उन्होंने डिवाइड किया 4 हिस्सों में, सबको छोटा छोटा टुकड़ा एक एक बराबर का हिस्सा दे दिया। लेकिन एक तो तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उनका जो खेत है उसको पहले वो जो उनके 4 बच्चों में जो बच्चे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको अच्छी एग्रीकल्चर सेंस है, उनको बोले कि भाई आओ आके काम करो और इसको और इसमें ग्रोथ करो, फिर वो उससे और खेती करें और सामान बनाएं और उसके बाद एक बड़ा खेत खरीद लें, ठीक है, और तब उस खेत का हिस्सा बराबरी से बांटे। तो जो बड़ा खेत होगा जब इससे हिस्सा दिया जाएगा तो सबको ज़्यादा फायदा होगा। यानी आप इस बात पे फोकस मत करो कि जो लेस डेवलप्ड स्टेट है, जैसे बिहार हो गया, या आप उत्तराखंड की बात कर लो, या आप उड़ीसा की बात कर लो, उनको जो शेयर है, अभी आप कहना चाहते हो कि बराबर का शेयर मिलना चाहिए, वो बेचारे गरीब है तो उनको बड़ा शेयर दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप ये सोचो कि कैसे किसको शेयर मिलने से आपका ओवरऑल शेयर बड़ा हो जाएगा, किसको आप ज्यादा दोगे तो वो ज्यादा परफॉर्म करेगा, इससे आपके लिए और कमाई हो। तो ये कहने का तरीका ये है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा जरूरी है कि आप ये देखो इनकम कहां से ज्यादा आएगी। 15 फाइनेंस कमीशन में ये था कि इन्होंने फॉर्मूला बदल दिया था। 14 फाइनेंस कमीशन में ये था कि कितना किसको मिलेगा डिटरमाइन होता था। एक तो इनकम डिस्टेंस है 50%, कितना जंगल है 75%, कितना एरिया है 15%, और कितनी पॉपुलेशन है 27.5%। जिस राज्य के पास
ये 4 डिटर्मिनेंट्स के हिसाब से पैसा डिसाइड होता था। 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको बदल दिया। उन्होंने बोला कि जिन लोगों ने अच्छा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस किया है वो राज्य 12.5% का शेयर उसमें दे दिया। किन लोगों ने अच्छी टैक्सेशन बढ़ाई है 2.5% शेयर उसमें बढ़ा दिया। इनकम डिस्टेंस कितना है 45% वहां रखा। फॉरेस्ट इकोलॉजी को 10% कर दिया, एरिया को 15% और पॉपुलेशन को 15%। ये इसलिए किया था कि मान लो इस पुराने फॉर्मूला के हिसाब से उत्तर प्रदेश या बिहार को बहुत ज्यादा शेयर मिलता क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा थी, इनकी एरियाज भी ज्यादा थे। फिर ये सिस्टम चेंज किया जहां ये बोला कि मान लो पंजाब के मुकाबले अगर गुजरात बेहतर टैक्स कलेक्ट करता है, बेहतर फिजिकल डिसिप्लिन दिखाता है, तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ना कि पंजाब को, चाहे हो सकता है पॉपुलेशन उनकी ज्यादा हो। क्योंकि इसमें और चीजें ऐड कर दी, टैक्स एफर्ट को और कर दिया, आपकी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसी है, पॉपुलेशन ग्रोथ को आपने कैसे मैनेज किया, इन सबको जोड़ के फॉर्मूला लगाया। तो पुराना फॉर्मूला जो था कि जहां जनसंख्या ज्यादा है, जहां जमीन ज्यादा है, उन राज्यों को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, उसको बदल के उसमें कुछ और कॉम्पोनेंट ऐड कर दिए कि आप अपनी एनवायरमेंट इकोलॉजी को कितना डेवलप कर रहे हो, कितना आपने फिजिकल डिसिप्लिन दिखाया है। तो उसी प्रकार से इनका कहना है कि केवल आप उन राज्यों को पैसा मत दो कि जहां अभी आपको दिख रहा है गरीब है तो पैसा दे दो तो बेहतर हो जाएगा, आपको डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। तो ये इनका व्यू है, मेरा नहीं। हालांकि ये भी एक लॉजिकल पॉइंट है, पर यह भी कहा जाता है कि अगर आप एक देश को देख रहे हो तो आपकी देश की वो जनता जिनके पास खाने को कुछ नहीं है उनको शेयर ज्यादा मिलना चाहिए या उनको मिलना चाहिए जिनके पास गाड़ियां हैं और आपको लग रहा है कि उनको पैसे देंगे तो जरा और बिजनेस कर लेंगे वो, ये एक सवाल है। तो वो एक हमेशा प्रॉब्लम रहती है, आप किसको ज्यादा फंड करोगे। तो इसलिए जरूरत है एक बैलेंस अप्रोच रखने की जहां पर आपका इकोनॉमिक पाए बड़ा हो, आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेहतर हो, ताकि जो लेस डेवलप स्टेट है उनको लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा हो सके। अभी आप उनको ज्यादा पैसा दे दोगे, वो सारा खर्च कर देंगे अपनी स्कीम्स रन करने में और देश डेवलप नहीं हो पाएगा। बल्कि अगर आप प्रोग्रेसिव स्टेट्स को दोगे तो वो देश को और आगे की तरफ ले जाएंगे, डेवलप करवाएंगे, तो देश को और ज्यादा पैसा मिलेगा, टैक्स मिलेगा, तो बाद में उनको उसका शेयर और बढ़ जाएगा। तो इसलिए प्रोग्रेसिव रिसोर्स एलोकेशन की बात इन्होंने की है, जिसमें कि जो राज्यों के पास ज्यादा स्कोप है, पोटेंशियल है, वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सके और इंडिया का ग्रोथ इंजन बन सके। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना एक छोटा सा स्टेट है, राइट। कंपेयर करो तेलंगाना को और एक और छोटा स्टेट में आपको एग्जांपल देता हूं। आप मान लो, छोटा तो नहीं, बिहार का एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। आप वेस्ट बंगाल का एग्जांपल ले लो, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सत्यानाश हो रखा है पूरा का पूरा। पंजाब का एग्जांपल ले लो, हरियाणा का एग्जांपल ले लो, दोनों में बहुत फर्क है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में। तो ये कह रहे हैं कि इंसेंटिवाइज उनको करो जो भाई अच्छा परफॉर्म को करके दे रहे हैं, ताकि आपको और पैसा मिले और उससे बाद में आप उनको और हेल्प कर पाओ। तो ये बेसिक कोर है इस आर्ग्यूमेंट का। इसमें दिक्कत यह कि तमिलनाडु के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है डेमोग्राफी और अर्बनाइजेशन के मामले में, कि इनकी जो उम्र है, मीडियन एज जो ज्यादा है बाकी राज्यों के मुकाबले, तो स्टेट को अभी जो नियम है उसमें ऐसा है कि जो कंजम्पशन करते हैं कितना कौन सा स्टेट, उस हिसाब से उसको टैक्स रेवेन्यू मिलता है। लेकिन क्योंकि तमिलनाडु की जनसंख्या कम है, डिक्लाइन कर रही है, और इसलिए एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां कंजम्पशन तो होगा नहीं, तो उनको कंजम्पशन वाली इकोनॉमी के हिसाब से फायदा नहीं है। प्लस वहां के लोगों पे उन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि वो बूढ़े हो रहे हैं। तो इसलिए ऐसे राज्यों को जिनकी इकोनॉमी थोड़ी अभी डेवलप हुई, अब उनके लोग थोड़े अच्छा बेहतर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनकी एज बढ़ रही है, तो वो उस मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंस जाए, यानी वो अमीर होने से पहले बूढ़े ना हो जाए। वहां पे ग्रोथ लगातार होती रहनी चाहिए, ताकि जो जनसंख्या की एज आज थोड़ी ज्यादा, मान लो कंपेयर करो आप, लेट से यूपी से कंपेयर करो तो यूपी में मीडियन एज बहुत कम है, वहां युवा लोग ज्यादा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन वाले लोग ज्यादा है। यूपी भी डेवलप कर रही है और वेस्ट तमिलनाडु भी डेवलप कर रहा है, लेकिन यूपी की तुलना में तमिलनाडु पहले ज्यादा डेवलप कर चुका है। अब उसकी जनसंख्या जो है वो ग्रो नहीं कर रही है, वहां मीडियन एज बढ़ गई है, वहां बूढ़े लोग ज्यादा होंगे भविष्य में। तो उनको अपनी पॉलिसी इस तरह से बनानी पड़ेगी कि वो अपनी पॉपुलेशन की एज को ध्यान में रखते हुए अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाए, ताकि भविष्य में जब उन्हें जरूरत पड़े, जब उनके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होगी, तो बाकी राज्यों से काम करने लोग वहां पर आएंगे। जो वहां के लोग हैं उनकी देखभाल के लिए, उनके लिए जो सिक्योरिटी चाहिए, उसके हिसाब से कैसे पॉलिसी बनाए, अपनी हेल्थ पॉलिसी को कैसे सही करें, इस पर उन्हें ध्यान रखना है। इसीलिए वो राज्य मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंसे कि आगे डेवलप ही ना कर पाए, उनको एडवांस लेवल तक लेके जाना है, उनको अर्बनाइजेशन का चैलेंज है वो झेलना है, तो इसलिए उनको ज्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। तो इनका कहना है कि तमिलनाडु सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन झेल रहा है भारत में, देख रहा है 57.30% इनकी अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगी 2031 में। देश भर की जो अर्बन पॉपुलेशन की एवरेज है वो 37% और तमिलनाडु का 57% है, तो एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इनकी अर्बन हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट इनको ज्यादा है, क्योंकि इनके राज्य अर्बन ज्यादा हो रहे हैं, शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, तो उनको लिए विशेष इन्हें फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए केवल आप जो अर्थमेटिक लगाते हो, इससे ऊपर उठ के आपको लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए और ऐसा फ्यूचर एनविजन करना चाहिए जहां पे जो स्टेट बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाए और जिस स्टेट के बेनिफिट से देश का प्रोग्रेस हो, वहां पर फोकस करना चाहिए। अब देखो, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये इनका कहना है कि भाई आपको साउथ के स्टेट्स पर, प्राइमरली तमिलनाडु पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो बातें हैं वो कई सारी लॉजिकल हैं कि वो अगर ग्रोथ को पुश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है,
लेकिन क्या इसका मतलब है कि जो राज्य गरीब है, जो गरीब जनता है, उसके लिए जो कल्याणकारी योजना है उनको साइडलाइन कर दिया जा सके? इसमें ये भी बात इन्होंने बोली है, अक्सर जो स्कीम्स होती हैं वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, तो सेंटर का पैसा आता है, वो भी फोकस कहाँ करती हैं ये भी डिपेंडेंट है। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर इस आर्टिकल में बात की गई है, कैसे फाइनेंस कमीशन को चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। इस आर्टिकल से हम ये सीखते हैं कि कैसे फाइनेंस कमीशन को जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझना चाहिए। जहां अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है वहां पर एक ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस फंडिंग का ध्यान रखना, प्लस बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करना ताकि बाकी राज्य भी सीखें और अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करें, ताकि उन्हें भी ज़्यादा टैक्स का शेयर भविष्य में मिल सके। ठीक है, अगले आर्टिकल पे आते हैं जो बात करता है चाइना के बारे में। अब इंडिया और चाइना की टेंशन थोड़ी कम हो चुकी है। पेपर 3 IR से संबंधित ये आर्टिकल है कि भारत चाइना के बीच में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हुई है उसके बारे में, कि अब बॉर्डर टेंशन हो चुकी है थोड़ी सी कम। हुआ ये था, गलवान वैली का कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही होगा, इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। रिसेंटली हम लोगों ने डिसएंगेजमेंट पे काम शुरू किया है और भारत की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इस चीज़ को लेकर एक सो मोटो स्टेटमेंट खुद से ही गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दी है ताकि लोगों को क्लियरली पता चल सके कि क्या हुआ है। तो 2020 के बाद से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, देखिए इंडिया पाकिस्तान की जो लाइन है इसे कहते हैं LOC, और चाइना इंडिया के बीच में जो है LAC। LOC की खासियत यह है कि ये डिमार्केटेड है, इसके ऊपर एक तार बिछी हुई है, आपको पता है ये जो लाइन है, इस लाइन के इधर इंडिया है इधर पाकिस्तान है, तो ये लाइन बनी हुई, यहाँ फौजी खड़े हैं। जो LAC है वो ऐसी कोई लाइन बनी हुई नहीं, एक ओपन बॉर्डर सा है जहां कभी सोल्जर पेट्रोल करते करते आगे चले जाते हैं फिर वहां से वापस आ जाते हैं, तो बस एक खंबा लगा हुआ है कहीं कहीं कि भाई ये LAC है, पर ऐसा कुछ विजिबली वहां दीवार नहीं है या कोई वहां पे तार खींची हुई नहीं है, वहां फौजी नहीं, क्योंकि वो टेरेन ऐसा है। तो इसीलिए LAC वेल डिसाइडेड नहीं है, इसको लेकर विवाद है भारत और चाइना के बीच में। 2020 में गलवान वैली पर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद 6 पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन ओवरऑल जिन पर अभी डिसएंगेजमेंट हुई, यानी वहां पर हालांकि भारत और चाइना के बॉर्डर पे फौजियों के पास बंदूक नहीं हुआ करती, तो वहां डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है। तो यहां पर लोग जो डिसएंगेजमेंट शुरू हुई उसकी जो क्लैरिटी थी वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने बोला, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने कहा कि LAC पे नेगोशिएशन चल रही है, अभी नॉर्मल एंगेजमेंट हुई है चाइना के साथ, धीरे धीरे करके बाकी LAC पे जो और जो विवाद है उनको भी रिजॉल्व किया जाएगा। अब पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखिए कौन कौन से हैं। एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी जो एयर स्ट्रिप है यहाँ, इस पे भारत ने जम के इन्वेस्टमेंट करी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की। इससे चाइना को डर यह है कि भारत ने अगर यहाँ पर एयर स्ट्रिप को अच्छे से डेवलप कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, तो वो चाइना का यहाँ से गुजरता है काराकोरम हाईवे के पास से CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पर भारत की नज़र रह सकती है। एक है डेप्सांग प्लेन, डेप्सांग सेक्टर, यहाँ पर जो है यहाँ पर विवाद था इस रीजन में। फिर यहाँ एक हॉट स्प्रिंग का आता है, यहाँ पर विवाद था। पेंगोंग सो लेक इस साइड है, यहाँ पर है। तो याद रखिए आपसे पूछा जा सकता है नॉर्थ टू साउथ कौन कौन सी लोकेशन है, काराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और जो पेंगोंग सो लेक है, उनका डायरेक्शन बताओ नॉर्थ टू साउथ। तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए ऊपर क्या है। काराकोरम पास है, फिर दौलत बेग ओल्डी आता है, फिर वाई जंक्शन है, उसके बाद आपका गलवान वैली है, देन यू हैव पेंगोंग सो लेक। तो ये सारी चीजें, फिर डैमचौक का रीजन आता है, तो वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कौन सी लोकेशन कहां पर है। जो डिसएंगेजमेंट हुई है वहां पर इंडिया ने बोला है कि हम लगातार चाइना के साथ एंगेज कर रहे हैं, एंगेज मतलब बातें कर रहे हैं, इसके लिए बार बार डिस्कशन हुई, 17 बार मीटिंग हुई है कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी की, सीनियर हाई मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग हुई है। अभी फुल्ली अचीव हमने डिसएंगेजमेंट को कर लिया है कि यहां पर अब फौजी एक दूसरे के सामने नहीं है। अगली कोशिश होगी कि ट्रूप डीस्केलेशन हो। एक चीज होती है कि देखो ये बॉर्डर है ना, विवाद हुए तो सीमा पर दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी है, तो थोड़ा विवाद भी धक्का मुक्की चल रही है। तो डिस एंगेजमेंट में ये होगा कि चलो ये क्लैरिटी हो गई कि अच्छा थोड़ा पीछे खिसक जाओ, यहाँ पर फौजी एक दूसरे के सामने नहीं खड़े हैं। डिस एंगेजमेंट के बाद है ट्रूप डीस्केलेशन, यानी यहाँ से फौजियों की संख्या भी बढ़ी हुई है कि दोनों को टेंशन में है दोनों देश। अब अगला स्टेप है वहां पर फौजियों को कम करना और कैसे बॉर्डर एरियाज को मैनेज किया जाए, साथ साथ इसके ऊपर बात की जाएगी। तो जो विवाद था, जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये रहा डैमचौक नीचे है, पेंगोंग सो लेक यहाँ पर हो गई, हॉट स्प्रिंग, गलवान, दौलत बेग ओल्डी, डेप्सांग प्लेन, ये सारी लोकेशंस को दिमाग में याद रख लो भाई कहाँ पर क्या है। डेप्सांग और डेमचौक में पेट्रोलियम एग्रीमेंट हो चुका है। डेप्सांग कहाँ पर है, ये रहा डेप्सांग ऊपर वाले हिस्से में, और डेमचौक या नीचे वाले हिस्से में, यहाँ पर ऑलरेडी जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट हो चुका है कि कैसे पेट्रोलिंग होगी, और जो दोनों देश के फौजी यहाँ पर अपना जो एक आते जाते हैं पेट्रोल करते हैं कि उनके एरियाज में कोई और एंटर तो नहीं कर सकता, वो हो चुका है। बाकी पेंगोंग सो लेक, गोगरा और हॉट स्प्रिंग, इस इलाके पे डिसएंगेजमेंट अचीव हुई है। ठीक है, अभी एक नॉर्मल सिस्टम बन चुका है बफर जोन की तरह, लेकिन अभी तक यहाँ पर पेट्रोलिंग अरेंजमेंट जैसा डेमचौक या डेमसांग में हुआ है वैसा यहाँ पर नहीं हुआ है, ये उन्होंने बोला।
और 25,000 वर्ड की स्टेटमेंट आई है, लेकिन अभी तक क्लियरली बोला नहीं कि क्यों चाइना ने ऐसा किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां गए थे, इतनी बातें चल रही थी, तो क्या वजह थी उनका ऐसा करने की, इसके बारे में क्लैरिटी सरकार ने अभी तक नहीं दी है। नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बारे में बात की है, लेकिन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का जिक्र कहीं नहीं किया। तो उन्होंने ये नहीं बोला है कहीं कि भारत की किसी जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उन्होंने ये बोला है कि सिक्योरिटी को हमारे खतरा हो सकता है, इसलिए हमने ये स्टेप्स उठाए हैं। तो अभी तक 20 बार प्राइम मिनिस्टर मोदी और जी जिनपिंग की बातें 2020 से पहले हुई थी, फिर भी ऐसा कदम चाइना ने क्यों उठाया, क्या कारण था इसके पीछे, ये क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ने बोला है कि वो स्टेप्स और स्ट्रांगली उठाएंगे ताकि हमारे बॉर्डर्स सिक्योर रहें चाइना से हर तरफ से। तो ये वो बॉर्डर टेंशन थोड़े कम हो रहे हैं, चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्लो ही तरीके से पुराने स्टेटमेंट पे, पुराने समय पे वापस आ रही हैं। ये था ये आर्टिकल। अगला आर्टिकल बात करता है फ्लॉड अर्बनाइजेशन की, कि कैसे शहरीकरण जो है उसमें क्या समस्याएं हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये बात करता है कि अगर आप एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि आईआरडीए मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो थी इसका ऑफिस दिल्ली में है। तो बात चली थी कि हेडक्वार्टर दिल्ली से हटा के हैदराबाद में शिफ्ट कर देंगे ताकि दिल्ली में थोड़ा वर्कलोड कम हो। सारे जितने ऑफिस हैं सबका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही होता है। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, इतनी कंजेशन है ट्रैफिक का, इनको हैदराबाद या कहीं और शिफ्ट करेंगे। 2001 की बात थी, आज तक ये शिफ्ट नहीं हुए। दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन भी बढ़ता ही जा रहा है, और दिल्ली में प्रॉपर्टीज के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, कंजेशन भी बढ़ता जा रहा है, और ठीक यही मुंबई में भी हो रहा है। तो जो हमारा अर्बनाइजेशन है, क्या वो सही है, क्या ये प्लान्ड है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारी अर्बन सिटीज में बेसिक एम्यूनिटीज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिके हो रखा है, हमने अपने आप को रिमॉडल नहीं किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, अमृत प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, लेकिन वो सस्टेनेबली जो टारगेट था उसको अभी तक अचीव नहीं कर पा रहा है। और हमारे सिटीज का डेवलपमेंट जो है, वहां पर हमने कोशिश जरूर की कि हम सैटेलाइट सिटी बनाएं, सबर्बन सेक्टर बनाए। फॉर एग्जांपल दिल्ली के पास द्वारका हो गया, गुड़गांव, अब आप सैटेलाइट सिटीज मेरठ जैसा आप डेवलप कर रहे हो, कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हो मेट्रो कनेक्टिविटी से, पर अभी भी जो अप्रोच थी सही नहीं है। तो क्या वजह है कि इंडिया की टॉप स्टेट्स जो है उनके रियल एस्टेट प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि घर खरीदना लोगों के बस के बाहर हो चुका है, और उसी टाइम में पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। जो रेजिडेंशियल प्राइसेस हैं दिल्ली में, एनसीआर रीजन में 57% से बढ़ चुकी हैं 2019 के बाद। इतनी ज्यादा ग्रोथ पिछले 5 साल में हुई है, जबकि पॉल्यूशन यहां पर सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट हर साल कहता है कि भाई कुछ करो कुछ करो, कुछ नहीं हो रहा। और मुंबई हैदराबाद का भी हाल उतना ही बुरा है। इसमें बेस्ट जो डेटा है वो मुंबई के बारे में ये दिया गया है कि मुंबई में 2011 सेंसस के हिसाब से जो उनकी 52.5% पॉपुलेशन है, मतलब आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन, वो केवल 9% ज्योग्राफिकल एरिया में रहती है। क्यों भाई, इतने कम में इतने सारे लोग क्यों रह रहे हैं? क्योंकि ये बेचारे गरीब हैं और मेजरली ये सारे स्लम्स में रहते हैं। भारत के 65 मिलियन लोगों में से जो लोग स्लम में रहते हैं, उनमें 5 मिलियन लोग केवल मुंबई में स्लम में रहते हैं, स्पेसिफिकली धारावी में, जिसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात अभी चल रही है। लेकिन जब आपकी इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन में स्लम्स में लोग रहेंगे तो क्या होगा? वहां पर बीमारियां ज्यादा फैलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू रहेगा, और ठीक वहीं पर हो रहा है। और इसीलिए ज़रूरत है कि हम अपनी अर्बन प्लानिंग को सही करें। ये डेटा याद रखिए, 52.5% पीपल ऑफ मुंबई लिव इन 9% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। आप इसको ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, या सोसाइटी के टॉपिक में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, या सोशल इश्यूज़ में आप इसको कोट कर सकते हैं। आपका 65 मिलियन लोग स्लम में रहते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से, जिनमें 5 मिलियन तो मुंबई में अकेले रह रहे हैं। तो ये जो रीज़न है, इसकी वजह से सिटीजन्स को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए बिल्कुल नहीं मिलती। इस तस्वीर में ही देख लो भाई, कितने लोग यहाँ रहते होंगे, कितने लोग यहाँ रहते होंगे। तो एक रीजनल इम्बैलेंस है। आपका अर्बन सेक्टर ग्रो कर रहा है, लोग शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं? बिकॉज वहां पर अपॉर्चुनिटी है, जॉब्स हैं, एजुकेशन है। गांव में बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, लोग वहां रहना नहीं चाहते। शहरों में आपको स्विगी जोमेटो मिलता है और गांव में आपको अस्पताल तक नहीं मिलता है, ठीक है? तो आपको शहरों में भी कमी मिलेगा, पर एटलीस्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंस हो गया है। तो ये रीजनल इम्बैलेंस इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी की सच्चाई है। चंडीगढ़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी आप किसी भी राज्य में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, वहां पर ऐसे क्लस्टर्स बने हुए हैं जहां मैक्सिमम पॉपुलेशन एक साथ रहती है, झुग्गियों में रह रही है, झोपड़ियों में रह रही है, ओवर क्राउडेड गलियों में रह रही हैं, और कुछ ही एरियाज हैं जो बेहतर तरीके से प्लान या स्ट्रक्चर्ड हैं। नोएडा या गुड़गांव जैसे इलाके जिनको प्लान करके बनाया भी गया है, वो इतने महंगे हैं कि आम व्यक्ति वहां रह नहीं सकता, हाईली ओवर प्राइस्ड है। तो इसकी वजह है कि टाउन प्लानिंग में पहले गलती है, और फिर आपकी जो इंडस्ट्री है और जो आपके रियल एस्टेट एजेंट है उनकी भी गलती है। और इन सब के पीछे गवर्नमेंट सबसे बड़ी दोषी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल्स को एग्जीक्यूट नहीं करवाया। क्योंकि अगर ये ऐसा नियम बनाते कि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वो अपनी प्राइसेस को, या जो उनका
डिलीवरी ऑफ फ्लैट्स है वो टाइम पर दें, प्राइसिंग को मैनेज करते हैं, तो ये दिक्कतें नहीं आती। दिल्ली में डस्ट लेवल बहुत हाई है, क्यों? क्योंकि दिल्ली के आसपास हमेशा कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है। इंडस्ट्रियल एरियाज जो दिल्ली के आसपास है, वहाँ से जो वेस्ट है उनको ट्रीट नहीं किया जाता, अनट्रीटेड वेस्ट नदियों में जाता है, जिसकी वजह से यमुना और गंगा का इतना बुरा हाल है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर लोगों के लिए घर अफोर्डेबल बनाना है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, तो आपको इस भीड़ चाल को रोकना पड़ेगा। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि रियल एस्टेट की प्राइसिंग आसमान को ना छुए। आप सोचो कि रियल एस्टेट प्राइसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत है, ऐसी बात नहीं है। आधे से ज़्यादा फ्लैट खाली पड़े हैं, वो डिमांड नहीं है, वो होता ही है, उसे कहते हैं बबल क्रिएट करना। कि मान लो आपके पास आज 2 करोड़ रुपए हैं, मान लो आपने सोचा 2 करोड़ रुपए, चलो एक फ्लैट खरीद के रख लेते हैं, इससे रेंट आएगा। आप वो फ्लैट 1 करोड़ में खरीद लोगे। जो फ्लैट आप 1 करोड़ में खरीदने के लिए चले बाजार में, फ्लैट मेरे पास 3 करोड़ रुपए है, मेरे पास भी 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है, मैं भी चाहता हूँ फ्लैट खरीदूंगा, रहना नहीं है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। बिल्डर को पता लगा 2 लोग मार्केट में हैं, उसका फ्लैट अगर 25 लाख का भी है ओरिजिनली, जो वो बेचने का प्लान कर रहा था, उसको मिले 2 लोग जो करोड़ों करोड़ रुपए लेके आए हुए। वो कहता है भाई क्यों ना हम इनको बोले कि भाई ये फ्लैट जो हमारा 1.5 करोड़ रुपए का है, 1.5 करोड़ में फ्लैट बिक गया। अब इस व्यक्ति ने फ्लैट खरीद लिया, उसको वो एजेंट बोलेगा आपको, या मैं जिसको भी फ्लैट मिला, फिर मैं आपके पास आऊंगा कि फ्लैट आपको मिलेगी, भाई मुझे दे दो, मैं 2 करोड़ देने को तैयार हूं। तो मैं 2 करोड़ लूंगा, मुझे लगेगा मैं इसको 4 में बाद में बेचूंगा। मगर मार्केट में मैं और आप 2 ही लोग थे जो इतनी पैसे दे सकते थे। ओरिजिनली ये 25 लाख का ही फ्लैट है, तो जब मैं इसको बेचने आऊंगा तो मार्केट में बिकेगा ही नहीं उस प्राइस पर। और ये बबल क्रिएट हो रहा है इन्वेस्टमेंट के चक्कर में। जिनके पास एक्स्ट्रा कैश है उसमें पैसे फंसा के बैठे हैं, जिनको चाहिए, जो रियल लोग हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। वो बहुत कम लोग हैं जो 25-25 साल का लोन लेके ऐसे घर खरीदते हैं, वरना इन्वेस्टर, प्रॉपर्टी डीलर वही प्राइस को बबल अप करते चले जाते हैं। इसीलिए कहा यह जाता है कि इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। ब्लैक मनी को वाइट करने का अच्छा तरीका है, लोग 25 लाख का फ्लैट कहते हैं, हाँ 25 लाख में पेपर वर्क कर दो मुझे, बाकी मैं आपको 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा ब्लैक में दूंगा। और फिर वो फ्लैट बेचने जाते हैं 1.5 करोड़ रुपए में, सब ब्लैक में होता है। तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इसलिए जीरोधा के फाउंडर ने भी कहा है कि जिस शहर की जो एयर क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी है, उसके हिसाब से प्राइसेस डिक्टेट होनी चाहिए। आपको इंडिकेटर देना चाहिए कि इस शहर में रहने पर आपको क्या मिलेगा। लेकिन भाई कोई करेगा क्या? ये बातें कागज में अच्छी हैं, पर इन रियलिटी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद छोड़ के आप जाओगे कहाँ? जॉब्स वहीं हैं। सो वी नीड टू हैव कंट्रोल ओवर द पॉल्यूशन। उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो जो अपने वेस्ट है उसको ट्रीट करें। जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, वो हाउसिंग सोसाइटीज जब डेवलप करती हैं तो वो जो एनवायरनमेंट के मानक है उनको फॉलो करें। जो कंस्ट्रक्शन है वो हीट को कम करने की जो सुविधाएं उसको पूरा करें। अमेरिका के मॉडल को फॉलो करना ना स्टार्ट कर दें। बिजनेस सेंटर्स जो डेवलप होते हैं उनके आसपास अफोर्डेबल हाउसिंग की सुविधा हो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी रेट्स को कंट्रोल करने के लिए तभी ऐसा करना पड़ेगा। और लैंड की सप्लाई भी एंडलेस नहीं है, तो आपको अपने सैटेलाइट सिटीज डेवलप करने पड़ते हैं। और जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आपके अर्बन सेंटर्स बेहतर नहीं हो सकते। जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप नहीं करोगे, लोग गाड़ियां खरीदते रहेंगे, सड़कों पर जाम लगता रहेगा। आप केवल बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनवा दो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको रेलवेज को भी डेवलप करना पड़ेगा ताकि लोग गाड़ियां लेके एक्सप्रेसवे पे ना उतरे पूरे के पूरे दिन, कि पेट्रोल भी जला रहे हैं, वहाँ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। अच्छी 10 रेलवेज हो जाए जो बहुत कम रेट पे लोगों को लेके जा पाए, जो अफोर्डेबल हो, बेहतर क्वालिटी की, तो लोग उसको प्रेफर करेंगे। सो इसलिए वी नीड टू वर्क ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रांजिट, बेटर रूल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, और म्यूनिसिपल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो कोई बेसिक सुविधाएं वही प्रोवाइड करती है। म्यूनिसिपैलिटीज ही आपका जो सीवेज ट्रीटमेंट है, जो आपके बेसिक रोडवेज हैं, उस पर काम करती है, तो वो डेवलप करने की जरूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। दिल्ली से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं नहीं है, तो इंडिया में एटलीस्ट, तो उन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। प्लस गवर्नमेंट को विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, सिटीजन एंगेजमेंट की ज़रूरत है, कि लोगों को पता रहे कि भाई क्या चीज़ें हो रही हैं, जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ग्रैप, ऑड इवन, ऐसी चीज़ें दिल्ली में स्टार्ट हुई। इसके अलावा आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी इस तरह मैनेज करने की ज़रूरत है ताकि वेस्ट मैनेज हो पाए, कंस्ट्रक्शन मैनेज हो पाए। प्राइसिंग पर कैप लगाने की ज़रूरत है कि औने पौने दामों पर घर ना बेचे जाएं। इसीलिए ज़रूरी है कि सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाया जाए, चाहे प्लानर्स हो, चाहे रियल एस्टेट डेवलपर्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, ताकि बेहतर तरीके से हम एनवायरमेंटली और प्लान्ड शहर बना सकें। ठीक है, तो ये था ये आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तीनों आर्टिकल में आपसे अगर पूछूं तो पहला आर्टिकल आया था ऑयल फील्ड अमेंडमेंट्स के बारे में। तो ऑयल फील्ड अमेंडमेंट में क्या बदलाव किए जाएंगे पहले के एक्ट के बारे में, माइंस एंड मिनरल्स का एक्ट को लेकर क्या विवाद है। ठीक है, किस स्टेट लिस्ट में आता था पहले ही और अब कहां शिफ्ट होगा, याद है या नहीं है आपको। देन वी गो टू सेकंड आर्टिकल, जहां बात की जा रही थी किस चीज के बारे में, चाइना इंडिया एंगेजमेंट के बारे में। तो देपसोंग प्लेन और जो गलवान है उनमें से नॉर्थ टू साउथ अगर आपको जाना पड़े तो पहले क्या मिलेगा आपको। डू यू हैव द आइडिया ऑफ नॉर्थ टू साउथ? सबसे ऊपर कौन सा पॉइंट है, सबसे नीचे कौन सा पॉइंट है? यहां देपसाक है या देमचौक है?
सबसे ऊपर काराकोरम हाईवे या कुछ और है? डू यू हैव दैट आइडिया और नॉट? अर्बनाइजेशन की मेन दिक्कतें क्या हैं, ये आप मुझे बता सकते हैं? और कैसे आप जो अपनी स्टेट की पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं? प्लस 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या फॉर्मूला इख्तियार किया था स्टेट को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के रिसोर्सेस? क्या क्या वजह है कि आपको बेहतर तरीके से स्टेट्स को और ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए? क्या इसमें स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, ये आपको आइडिया है या नहीं? आई होप पेपर को क्लियर हो गया होगा। और जो ये आर्टिकल्स इनका जो पीडीएफ है आपको सुमित सर के चैनल सुमित त्रिवेदी पर मिल जाएगा टेलीग्राम पर, या आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स चैनल पर जाकर ये पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा और डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस डे।